पागल है क्या लोग मेरे कौन है कौन लगा दे कौन नहीं जाता देता है अगर स्टोरी वाला। चलो स्ट्रिंग फंक्शन हम लोग कवर कर रहे थे, स्ट्रिंग फंक्शन को ही आज कवर करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली इसके लिए मैं आपको एक मेरे पास सीट बनी हुई है, फंक्शन की लिस्ट है, जिसमें उस लिस्ट को मैं आपको दिखाता हूँ। उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग इसमें सारे फंक्शन रखे गए हैं। बेसिकली कैटेगरी वाइज बिल्ट-इन फंक्शंस हैं, स्ट्रिंग फंक्शन, कैरेक्टर हैंडलिंग फंक्शन, मैथ हैंडलिंग फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन, ऐसे फंक्शन रखे गए बनाकर, ठीक है। तो सिंपली कुछ ऐसे फंक्शंस हैं इंडेक्स और जो मैंने बताया था आपके, वैसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने करके देखे यहाँ पर रखे हुए हैं और मैं मैक्सिमम करवा देता हूँ, आप लोग देखिए। ठीक, चलिए यहाँ पे चलते हैं, एक स्ट्रिंग डिफाइन कर लेते हैं। तो जस्ट स्ट्रिंग दिख रहा है ना, स्ट्रिंग str इक्वल, मान लीजिए हमने लिया दिस इज द व्हाटएवर, ठीक है। देखिए फंक्शन में जैसे अगर आप str डॉट करेंगे, इससे हैंडल होने वाले जितने फंक्शन होते हैं, मतलब इससे संबंधित जितने स्ट्रिंग फंक्शंस हैं, उनकी लिस्ट आपके सामने खुल के आ जाएगी, ठीक है। आप इनको इन सारे फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए इस स्ट्रिंग को मुझे कैपिटल में कन्वर्ट करना है, जस्ट कैपिटल में, यहाँ पर 2 अपर है कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए। अगर आप कंसोल डॉट राइट लाइन ऐसे कर लें, ध्यान रखिएगा ये फंक्शन जो है कैसे फंक्शन है, कॉल बाय वैल्यू यूज करते हैं, ये वैल्यू रिटर्न करते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो कैपिटल में कन्वर्ट करने की जो कंडीशन है वो इसको नहीं करेगा, इसे नहीं करेगा, इसकी डुप्लीकेट को करेगा, ठीक है, जो आपको एक वेरिएबल में रिसीव करना पड़ेगा। तो अभी तो मैंने केवल प्रिंट करा दिया डायरेक्टली, लेकिन आप उसे एक वेरिएबल में रिसीव कर सकते हैं, जैसे मैंने पिछली क्लास में किया था, रिसीव करके उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे रन करके देखेंगे तो आपको कैपिटल लेटर में सारी चीज़ों को दिखाएगा, सारे स्ट्रिंग को, सारे टेक्स्ट को। तो दूसरा वेरिएबल दूसरा एक और लेना पड़ेगा। हाँ भाई, जब आपको कन्वर्ट करके देगा कैपिटल लेटर में, तो उसे आपको रिसीव करना पड़ेगा एक वेरिएबल में, तब उसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें तो दे रहा है ये भाई, इसको मैंने डायरेक्टली प्रिंट में डाल दिया ना, डायरेक्टली प्रिंट कर दिया। अगर आप ये ना करके आप इसे ऐसे कर सकते थे, जस्ट str स्ट्रिंग cp इज इक्वल व्हाटएवर, और अब आप cp में आ गया है कन्वर्ट होकर के। अगर आप करते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन cp, देन ये कैपिटल लेटर में कन्वर्टेड। लोअर में करना है तो लोअर के लिए उसके लिए आपके फंक्शन है। अगर यहीं पर लोअर में कन्वर्ट करना है आपको, डॉट टू लोअर फंक्शन स्मॉल लेटर में, वैसे ऑलरेडी स्मॉल में ही है, स्मॉल में क्या कन्वर्ट करेगा, अपने हिसाब से कर सकते हैं उसको। सर सीपी वाला एग्जांपल कॉल बाय वैल्यू हो गया ना, कॉल बाय वैल्यू हो गया ये, ठीक है। इसके बाद इसमें एक फंक्शन का सब स्ट्रिंग, जस्ट सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग का मतलब होता है अगर इसमें से कुछ स्ट्रिंग्स को आपको कॉपी करके निकालना है, अब उसके लिए सब स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं। सब स्ट्रिंग के 2 वर्जन हैं यहाँ पर, एक स्टार्ट इंडेक्स मतलब कहाँ से निकालना चाहते हैं, और एक होता है स्टार्ट इंडेक्स लेंथ। मतलब ये हो गया स्टार्ट इंडेक्स, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, एक तरह का एरे है, बैकएंड में एक एरे है जिसके प्रत्येक कैरेक्टर पर एक इंडेक्स, मतलब हर इंडेक्स पर एक कैरेक्टर स्टोर होता है ना। तो जैसे यहाँ पे दिस है, तो दिस में t 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, स्पेस 4 पे एंड सो ऑन से है ये। तो ये बोल रहा है कि इंडेक्स पोजीशन मींस दैट किस इंडेक्स से आप कैरेक्टर को निकालना चाहते हो उस एरे में से। सो मैंने अगर बोला चलो ठीक है मैं इससे निकालना चाहता, तो हमारे पास जो है वो किस पोजीशन पे है, 6ठी पोजीशन पे है, मैंने दिया यहाँ पर 6, ठीक है। बेसिकली 6 देने का मतलब है वो 6 पोजीशन से एलिमेंट्स को निकालेगा, जस्ट लुक लाइक दैट। अगर आप देखें यहाँ पर आपको मिल रहा है, यस
ठीक है, मतलब पर्टिकुलर पोजीशन से। अच्छा, इसके बाद अगर मुझे अभी क्या है कि यहाँ से निकाल करके ये यस से पूरा दे रहा है, लेकिन मुझे यहाँ से निकाल करके कुछ ही लेने हैं। जैसे मुझे मान लीजिए 5 इंडेक्स से निकालने हैं और 6 कैरेक्टर निकालने हैं। मैं यहाँ पर दे सकता हूँ 5 से 6। तो बेसिकली पर्टिकुलर इंडेक्स से स्टार्ट करेगा, पर्टिकुलर नंबर ऑफ कैरेक्टर फाइंड करके आपको वो दे देगा। अगर आप देखें यहाँ पे 2, 1 स्पेस 3 और 3 ये 6 कैरेक्टर आपको ये निकाल कर दे दे रहा है। ओके, बट वो तो इंडेक्स पोजीशन उसकी मतलब एक्स की तो लगी ना। हाँ यस की नहीं, देखिए यहाँ पर जैसे ये 5 हो गया ये, ठीक है, एक ये हो गया 6, ठीक है, और ये हो गया। एक्चुअल में ये हम दो जो 6 दिया, अगर मतलब मैंने अगर 5 दिया, 5 मतलब 0 से इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है ना। तो यहाँ पर 1 0 1 2 3 4 एंड 5 से आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अगर हमने 6 दे दिया तो यहाँ से स्टार्ट करेगा ये। नंबर ऑफ कैरेक्टर ना काउंट करके आप नंबर ऑफ इंडेक्स काउंट करें, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स आपका 0 से स्टार्ट होता है। अरे 5 तो इंडेक्स वैल्यू हो गई, और 6 आगे के कैरेक्टर गिन देगा। 6, हाँ 6 उसके नंबर ऑफ कैरेक्टर हो गए। कितने कैरेक्टर आपको वहाँ से कॉपी करने हैं, निकालने हैं, ठीक है। ये सब स्ट्रिंग हो गया। ऐसे ही हाँ हाँ, मेरे टॉपिक का नाम क्या है? स्ट्रिंग फंक्शन। जस्ट इसे हम बोलते हैं लाइब्रेरी फंक्शन के अंदर स्ट्रिंग कैटेगरी के फंक्शन है, इसे स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन बोलते हैं। अच्छा, एक इसमें होता है लेंथ फंक्शन। लेंथ प्रॉपर्टी फंक्शन में प्रॉपर्टी होती है। बेसिकली ये फंक्शन ये एक लेंथ है जो बेसिकली क्या करता है, आपकी स्ट्रिंग की लेंथ बताता है। मतलब स्ट्रिंग में लेंथ कितनी है, मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने उसमें है। जस्ट लाइक दैट अगर आप देखें तो जनरली जो ये लेंथ रिटर्न करता है वो इंटीजर टाइप की होती है। आप इसे ले सकते हैं जस्ट इंटीजर टाइप के वेरिएबल में। तो बेसिकली नंबर ऑफ कैरेक्टर बता देगा आपको कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर हैं इसमें। सो आप बेसिकली ऐसे कर सकते हैं मैसेज का टोटल लुक लाइक दैट कि ये बता देगा आपको पास इस पूरे स्ट्रिंग में टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर 28 लेंथ फाइंड कर सकते हैं इसके। ऐसे होता है हमारे पास जस्ट str डॉट। अगर हम करें तो यहाँ पर हमें मिलता है एक फंक्शन दैट्स कॉल्ड रिमूव। रिमूव मीन्स आप क्या रिमूव करना चाहते हैं। जस्ट मान लीजिए हमें चाहिए यहाँ से इंडेक्स नंबर 5 से मुझे 2 कैरेक्टर रिमूव करने हैं, ठीक है। तो लेट्स 5 कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर मैंने दिया 2 3 वट एवर मुझे चाहिए 2 मैंने 2, ठीक है। तो ये बेसिकली रिमूव कर देगा उतने पर्टिकुलर स्ट्रिंग को, ठीक है। अच्छा काम करता हूँ मैं मुझे दीजिए फिर तो भेज दीजिए। अच्छा अब मुझे चूंकि ये रिमूव करके दे रहा है तो इसे कहीं स्टोर कराना पड़ेगा। सो आप चाहें तो इसे आप एक वेरिएबल में जैसे स्ट्रिंग आर इज इक्वल वट एवर कंसोल डॉट राइट लाइन और आपने दिया यहाँ पर जस्ट एज यू कैन सी आपको स्ट्रिंग तो मिलेगी लेकिन उसमें से इज जो है वो रिमूव हो चुका है, ठीक है। इज उसमें से रिमूव हो गया है, दैट्स द रिमूव फंक्शन। सेम कंडीशन में आपके पास है एक और जिसे आप बोलते हैं रिप्लेस।
रिप्लेस इन द सेंस, जैसे यहाँ पे आपने रिमूव किया, वहाँ पर आप किसी टेक्स्ट को किसी टेक्स्ट से चेंज कर सकते हैं। जैसे स्ट्रिंग आपने बोला r इज इक्वल whatever str डॉट रिप्लेस, एंड रिप्लेस में आपने स्पेसिफाई किया ओल्ड करेक्टर न्यू करेक्टर, जैसे मैंने दिया यहाँ पर जस्ट इज, अच्छा करेक्टर और स्ट्रिंग दोनों स्पेसिफाई कर सकते हैं, इसके दो वर्जन हैं, इससे मैं वाज रिप्लेस कर देता हूँ। ना यहाँ पर केवल आपको करेक्टर या स्ट्रिंग स्पेसिफाई करना है, पुरानी स्ट्रिंग आपकी कौन सी है और नई वाली क्या है, मतलब किसके प्लेस पे क्या रिप्लेस करना चाहते हो, जस्ट फाइंड एंड रिप्लेस। ठीक है, तो पुराना स्ट्रिंग आपने दे दिया, हमें इच को वाज से रिप्लेस करना है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो आर में मिलेगा, यहाँ पर हमें दिस वाज द गर्ल व्हाटएवर आएगा स्ट्रिंग आपका, अगर आप देखें तो आपको कुछ ऐसा ही मिलेगा। हाँ, तो यहाँ पर भी एक इज मिल गया था ना उसे, दिस में भी तो एक इज है। इनका यूज क्या होता है सर? यूज होता है जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हो, जैसे एक तो हो गया आप डेटाबेस के साथ भी डील कर सकते हो, जैसे कि एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन है, डाटा है, एम्प्लॉय के डाटा में सपोज करिए कि फुल नेम उनका आ रहा है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ठीक है, और क्या होता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और क्या होता है, मिडिल नेम होता है। ठीक है, फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम है। आप चाहते हो कि उनका जो इन्फॉर्मेशन है जिससे उनके नेम शॉर्टेड में आए, जैसे राजू कुमार दुबे है, ठीक है, तो आप चाहते हो आर के दुबे आए, जस्ट लुक लाइक दैट। ये डेटाबेस में कुछ और होगा बैकएंड में, और फ्रंट एंड में कुछ और करेगा, फ्रंट एंड में बिहेव किसी और तरीके से करेगा। ठीक है, तो उसके लिए आप अगर ऐसे आउटपुट चाहते हो तो उसके लिए आपको C# से कोड करना पड़ेगा, क्योंकि आप कभी भी डेटाबेस में वैल्यू को डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं करना चाहते, आपको जो फ्रंट एंड दिखे वही डेटाबेस में भी रहे, क्योंकि वहाँ पर डेटाबेस में ओरिजिनल वैल्यू होती है और फ्रंट एंड आप दिखाना कुछ और चाहते हैं। तो वहाँ पर आप डेटाबेस से वैल्यू को गेट करेंगे, तो उसको आप क्या करेंगे, C# फंक्शन के थ्रू कन्वर्ट कर देंगे अपने स्टाइल में, अपने लुक में, एंड देन उसे यूज़र को शो करा देंगे। या सिंपली अगर आप नोटपैड, वर्डपैड जैसा कोई एप्लीकेशन, बैंकिंग एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं जिसमें आप जस्ट नोटपैड वगैरह देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप इसे यूज़ करते हैं। ये फंक्शन यूजेबल होते हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर भी आपको फाइंड, रिप्लेस, रिमूव, डिलीट सारे ऑपरेशन इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं। क्योंकि C# का जो मोटिव है वह विंडोज़ एप्लीकेशन के लिए भी है, वेब के लिए भी है, मोबाइल के लिए भी है। तो जी अब अगर आपने इस फंक्शनों को पढ़ा दें, इन फंक्शन को आप हर किसी में इंप्लीमेंट कर सकते हो। आप चाहे विंडोज़ एप्लीकेशन बनाते समय यूज़ करो, चाहे वेब बनाते समय करो, चाहे मोबाइल बनाते समय करो, आप हर जगह इंप्लीमेंट करेंगे इसे। ठीक है, और ये कॉमन है, हो सकता है वेब में कम यूज़ हो, विंडो में ज़्यादा यूज़ हो सकता है विंडो में यूज़ हो, मोबाइल में ज़्यादा यूज़ हो, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि एक ऐसी चीज़ आप पढ़ रहे हैं जो कॉमन है, जो हर जगह यूज़ होती है। ये कहीं ना कहीं यूज़ होगी, तो एप्लीकेशन बनाएंगे तो कहीं कहीं यूज़ करेंगे, लेकिन अलग अलग पर्पज़ से होता है। अच्छा, ऐसे लिए कंडीशन क्या है, जैसे अभी फंक्शन है, ऐसे फंक्शन डेटाबेस में भी दिए गए हैं। अगर आप इन्हें यूज़ करते हो, डेटाबेस अपना पर्सनल फंक्शन देता है आप इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए, C# अपना देता है, ASP में जाते हैं तो वहाँ पर अपने मिल जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी मिल जाती हैं। तो हर जगह लगभग कुछ न कुछ चीज़ें मिलती हैं आपको हैं, बट हर लैंग्वेज की अपनी अपनी फैसिलिटी होती है जिसके हिसाब से आपको काम करना है। अच्छा, C# ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा सिक्योर होती है और फास्ट होती है। .NET पर बने हुए एप्लीकेशन में इसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये सिक्योर है और फास्ट है। तो इन्हें आप इस तरह से यूज़ करोगे। अच्छा, इसके बाद जैसे मान लीजिए किसी URL को मुझे चेक करना है कि URL वैलिड है या नहीं है। जैसे वेबसाइट का URL होता है, तो वेबसाइट का URL बेसिकली वैलिड तब होता है जब वो http:// से स्टार्ट होता है, ठीक है, एंड .com, .org, .in ऐसी चीज़ों से वो एंड होता है। ठीक है, अगर मुझे ऐसा कोई URL वैलिडेट करना है तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है, यहाँ पर दो फंक्शन दिए गए हैं, एक स्टार्ट से विद दिया गया है, एक एंड से विद दिया गया है। स्टार्ट से विद एंड एंड से विद, जस्ट इसे करके देखते हैं। जैसे हमने लिया एक स्ट्रिंग, दैट्स URL वेरिएबल लिया मैंने,
और यहाँ पर मैंने लिया जस्ट http://www.whatever ओके, ये मेरा यूआरएल हो गया। अब मुझे चेक करना है कि यूआरएल वैलिड है या नहीं है, ठीक है। सो लेट्स डू, हाउ कैन वी डू इट? इफ मैं करता हूँ यूआरएल डॉट स्टार्ट्स विथ हमने लगाया, अगर वो स्टार्ट हो रहा है किससे, http:// से, ठीक है। अगर इससे स्टार्ट हो रहा है बेसिकली मैसेज दे देंगे यहाँ पर राइट यूआरएल else console.writeline whatever मैसेज आपने दे दिया, ठीक है। ओके, अभी कंडीशन में क्या है, वैलिड है क्योंकि सही है। एक्चुअली जब यूआरएल वैलिड होता है या ये मतलब स्ट्रिंग मैच कर जाएगा, उस केस में ये रिजल्ट देता है ट्रू, और ट्रू दिया तो इफ का कंडीशन आपको यहाँ पर ट्रू हो जाएगी, ठीक है। अदरवाइज देता है ये फॉल्स। सो अगर आप देखें, अगर मैं यहाँ पर कुछ गलत कर देता हूँ, जस्ट घटा देता हूँ, अभी केस में क्या हो गया, ऑटोमेटिक इनवैलिड हो गया, ठीक है। तो वैलिड और इनवैलिड का कंडीशन है। इसके अलावा अच्छा अभी वैलिड नहीं है क्योंकि यहाँ पर डॉट काउंट की जगह मैं अगर कुछ और लगा देता हूँ तब भी वैलिड बताएगा हमें, ठीक है। जबकि वैलिड नहीं है, एंड पोजीशन भी चेक कर सकते हैं आप इसके थ्रू। कैसे, यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगाइए, एंड यूआरएल डॉट स्टार्ट्स विथ सॉरी एंड्स विथ अब यहाँ पर स्पेसिफाई कर देंगे हम वैल्यू ये या डॉट कॉम, या और भी हो सकता है यूआरएल डॉट एंड्स विथ डॉट इन, या सर अगर फेसबुक लेना हो सेंटर में तो ले लेंगे फेसबुक बीच में दे रहा उसे लेने कोई मतलब इसमें कुछ भी हो सकता है, डोमेन में कुछ भी हो सकता है। डोमेन में फिक्स होता है क्या, वो तो कुछ भी हो सकता है, लाखों में है वो। पिछले एग्जांपल में बताया था @ आपने वो वन एग्जांपल बताया, उसके लिए भी कर लेंगे। उसके लिए वो फंक्शंस यूज कर ही सकते हैं आप, इंडेक्स वाले फंक्शंस। हाँ, वो फंक्शन तो आप इंप्लीमेंट कर ही सकते हैं आपका। इसको मैं यूजर से इनपुट कराऊं तो कोई मैटर नहीं करता, चाहे यो यूजर से कराओ कहीं से कराओ, स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग है, डजंट मैटर। जैसा भी हम रन करा रहे हैं तो वहाँ पर लिख के आ रहा है, ऑटोमेटिक मैसेज आ रहा है, वहाँ पर यूजर इनपुट करे फिर इनवैलिड का मैसेज आएगा। बिल्कुल करेंगे, वो तो आप नॉर्मली कर सकते हैं, कोई बात ही नहीं उसमें। ये तो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग डिफाइन कर दिया, अब यूजर से ले लो, बात तो एक ही पड़ेगी ना। अभी मैं यूजर से भी करके दिखा देता हूँ। जैसे अब मान लीजिए यहाँ पर बोल रहा है कि या अगर डोमेन आपका .com .in .org अगर तीनों में से कोई होगा तो वैलिड होगा, ठीक है। तो अभी केस में बताएगा इनवैलिड, क्योंकि अभी इनमें से कोई भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर डाल दिया जस्ट .com तो वैलिड है, ठीक है। अगर हमें डाल दिया .org तब भी ये वैलिड है, व्हाटएवर जो डालें आप, ठीक है। अच्छा अगर ये वैल्यू आप चाहते हैं यूजर से एंटर कराएं, कोई नहीं, console.writeline मैसेज दे दो यूजर को, एंटर यूआरएल, ठीक है। और आप console.readline लगा के इसे स्टोर कर लो वेरिएबल में, जस्ट console.readline हो गया, आप देखिए पड़ेगी एंटर यूआरएल, ठीक है। मैं डालता हूँ ये http://www.google.com रेडी वायर एंड सो ऑन, इस तरह से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यूआरएल को वैलिडेट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये सब चीज़ों को करने के लिए यूआरएल वैलिडेट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो C# के फंक्शन दिए गए हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हो, और एक तरीका होता है रेगुलर एक्सप्रेशन का।
रेगुलर एक्सप्रेशन जो स्पेशली पैटर्न मैचिंग के लिए बनाया गया है, किसी भी स्ट्रिंग के फॉर्मेट को मैच कराने के लिए। जैसे मान लीजिए ईमेल एड्रेस होता है, ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट होता है, भाई एड्रेस होना चाहिए, हाँ, डोमेन नेम कुछ होना चाहिए, स्पेस ब्लैंक नहीं होना चाहिए, हाँ, स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। मोबाइल नंबर है 10 कैरेक्टर का होना चाहिए, डिजिट होना चाहिए, 987 से स्टार्ट होना चाहिए, ऐसी बहुत सारी कंडीशन होती हैं। तो अगर इस तरह के पैटर्न को मैच कराना है तो उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन दिया गया है, इसे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, स्पेशली फॉर पैटर्न मैचिंग। बट ये फंक्शन भी C# के हैं, आप उनके प्लेस भी इसे भी यूज़ कर सकते हो। ओके, इन फंक्शन में कोई दिक्कत? इट्स अ कमेंट। लगा देते हैं। ओके, हाँ, स्ट्रिंग str इक्वल व्हाटएवर कैसे लेता हूँ मैं, ओके। अब हम करते हैं जैसे st डॉट और दूसरे फंक्शन देखते हैं। जैसे ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं, इंसर्ट फंक्शन जैसे हमने अभी यूज़ किया, रिप्लेस से क्या होता है, किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के प्लेस पे कोई दूसरा स्ट्रिंग हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं ना। इंसर्ट से क्या कर सकते हैं, हम कहीं पर कुछ स्ट्रिंग इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब किसी प्लेस पे। जैसे मुझे दिस इज द ग्रेट के बाद मुझे इंडिया चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ पे इंसर्ट यूज कर सकते हैं, जस्ट इंसर्ट, और यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे स्टार्ट इंडेक्स वैल्यू, मतलब कहाँ से, किस इंडेक्स से वैल्यू आपकी स्टार्ट होनी चाहिए। तो हमने काउंट किया इसका इंडेक्स, ठीक है, ग्रेड का इंडेक्स क्या है यहाँ पर, इसके बाद से आपने वैल्यू इंसर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो वट मैंने जैसे मान लीजिए दिया कुछ भी, मतलब मैंने दिया 15 इंडेक्स, और 15 इंडेक्स के बाद मैंने वैल्यू दे दी। 15वें इंडेक्स से देखेंगे आप यहाँ पर वैल्यू ये इंसर्ट कर देगा। जस्ट आप इसे एक वेरिएबल स्टोर कर लें, स्ट्रिंग जस्ट RR इज इक्वल कर दिया आपने। और अगर आप कंसोल डॉट राइट लाइन करें यहाँ पर जस्ट RR को, तो आप देख पाएंगे ये बेसिकली देखिए जहाँ पर 15 इंडेक्स पा रहा है वहाँ पर से ही इसने क्या किया, उस वैल्यू को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो आप इंडेक्स पोजीशन स्पेसिफाई कर देंगे तो बेसिकली उसी इंडेक्स पोजीशन से वैल्यू को इंसर्ट ये कर देगा, जो इंडेक्स पोजीशन आप उसे स्पेसिफाई करेंगे, ओके। तो ये इंसर्ट फंक्शन हो गया, जिसे आप यूज कर सकते हो नीड के अकॉर्डिंग। अच्छा, इसके बाद इसमें एक बहुत अच्छा फंक्शन है, दैट्स कॉल्ड टू एरे। टू एरे मतलब ये होता है, अगर आपको अपनी स्ट्रिंग को कैरेक्टर टाइप के एरे में कन्वर्ट करना हो, स्ट्रिंग को कैरेक्टर टाइप के एरे में कन्वर्ट करना हो, तो उसके लिए आप टू एरे या टू कैर एरे फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि आपको अपनी स्ट्रिंग में फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन इंप्लीमेंट करना है। फाइंड ऑप्शन इंप्लीमेंट करना है कि आप इसमें से कोई कैरेक्टर में डालो और आप बिना किसी फंक्शन के मैनुअली सर्च करके बताओ कि वो कैरेक्टर इसमें एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, अगर कर रहा है तो किस पोजीशन पे कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक फंक्शन है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने इस स्ट्रिंग को पर्टिकुलर एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एरे में जब आपको पता है जब एरे में चीज कन्वर्ट हो जाती है तो उसके एक एक इंडेक्स हमें मिल जाते हैं, और हर एक इंडेक्स पे हम लूप लगाकर सर्चिंग कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल से कंसेप्ट है, देखिएगा कैसे करेंगे आप। जैसे st डॉट
टू कैर एरे, टू कैर, ठीक है। अच्छा, जब ये टू कैर एरे में बेसिकली कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करेगा तो आपको इसे क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा कहीं, और स्टोर कहाँ करेंगे, कैरेक्टर टाइप के एरे में, ठीक है। तो लेट्स कैर, एक एरे बना लिए कैरेक्टर टाइप का ch नाम से, और आप इसमें स्टोर करा देंगे। तो स्ट्रिंग और क्या अलग अलग होते हैं क्या? स्ट्रिंग स्ट्रिंग कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर आता है, और कैरेक्टर में एक अक्षर आता है केवल, ठीक है। तो बेसिकली ये बन गया आपका कैरेक्टर टाइप का एरे, ठीक है। अगर आप इसमें ट्रैवर्स करके देखना चाहें इसके इंडेक्स को, इसके लिए मैं फॉर ईच लगा देता हूँ यहाँ पर, फॉर ईच कैर लेट्स t in a ch, as you can see console.writeLine, ओके। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको प्रत्येक कैरेक्टर उसके मिल रहे हैं, कैर एच आई वट एवर वट दिस, तो ये बीच में ब्लैंक ब्लैंक क्या है? ब्लैंक स्पेस, स्पेस भी तो कैरेक्टर ही है, ठीक है। एक एक कैरेक्टर को उसने क्या किया, सबको अलग अलग कर दिया होगा। तो अगर आपके पास एक एक कैरेक्टर अलग अलग होगा तो इसमें आप कोई भी ऑपरेशन कर सकते हो, डजंट मैटर। आप कोई सर्च कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, जो जो काम आप एक साथ कर सकते हो वो सब काम इसके साथ कर सकते हो। तो इस स्ट्रिंग में इन रियलिटी जैसे होता है, आपके पास फाइंड रिप्लेस ऑप्शन होता है। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हैं, आपको होता है फाइंड करिए, रिप्लेस करिए, तो आपको बहुत आसानी से क्लिक किया, डायलॉग बॉक्स खुल के आया, टेक्स्ट डाला, रिप्लेस कर दिया, फाइंड कर लिया। लेकिन कहीं न कहीं उसकी फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट की गई है, और वो जो फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट की जाती है ऐसे की जाती है, क्योंकि आपके जो पैराग्राफ होते हैं, जो पेज के टेक्स्ट होते हैं, वो सब बैकएंड में एरे यूज़ करते हैं। बैकएंड में मेमोरी में वो एरे होते हैं, तो बेसिकली वो पहले उनको एरे फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है, देन उसमें सर्चिंग अप्लाई की जाती है, देन सर्च करके फिर उसे आपको आउट किया जाता है। सर इसने एक कैरेक्टर अलग अलग कर दिया इसमें, तो इसमें इंडेक्स पे अगर कुछ भी हमें टास्क सर्चिंग का करना हो तो इंडेक्स पे भी सर्च करेंगे या कैरेक्टर से? इंडेक्स के हिसाब से ट्रैवर्स करेंगे उसमें आप, अब सर्च करेंगे। जैसे मान लीजिए अब मुझे इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में सर्च करना है, टी कितने टाइम में आ रहा है, टी कितनी टाइम है, ठीक है। तो कैसे सर्च कर सकते हैं, इसकी लॉजिक बताइए। मुझे इस स्ट्रिंग में सर्च करना है टी कितने टाइम आ रहा है, क्या लगा है, कोड बताइए क्या लिखे हैं यहाँ पे। बताओ। तो उसको भी एक वेरिएबल में होल्ड करवाना चाहिए। इसे बताइए, कोड बताइए मैं क्या लिखूँ। एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लो, उसके बाद स्ट्रिंग वेरिएबल ले लो, क्यों? कोड बताना मैं, कोड ट्रे, अगर टी की बात करूँ तो करेक्टर, वो तो करेक्टर है ना, और यहाँ करेक्टर टाइप ही आप एरे के साथ डील कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग तो कोई बात ही नहीं है। स्ट्रिंग और करेक्टर कंपैटिबल होंगे एक दूसरे के, भाई एक टाइप का, एक का टाइप करेक्टर है, एक टाइप का स्ट्रिंग है, एक दूसरे के कंपैटिबल तो रहेंगे ही नहीं, वो ऐसे भी काम नहीं करने देगा वो। sp.count बहुत छोटी सी लॉजिक है, बहुत थोड़ा सा है। सर टू क्या है लिखा है, इसकी जगह काउंट लगा लो। काउंट तो बेसिकली नंबर ऑफ कैरेक्टर काउंट करने के लिए होता है ना, वो तो बता देगा पूरी स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर हैं, टी काउंट करना है। लेकिन हमें केवल टी काउंट करना, टी कितने टाइम एग्जिस्ट कर रहा है। सर टू क्या एरे के बाद डॉट काउंट और ब्रैकेट में टी लिख दो यहाँ पे। हाँ सर, इसमें टी लिख, क्या लिख रहे हैं? पहले एरे से पहले सर, एरे के बाद ब्रैकेट के बाद पहले, ब्रैकेट पहले के बाद में, पहले
यहाँ पे डॉट काउंट और ब्रैकेट में टी। हाँ, ये कैसे पॉसिबल है? ये तो एरर दे देगा, क्योंकि टू का एरे तो फंक्शन है, वो उसे आप प्रॉपर्टी की तरह या क्लास तरह डील कर रहे हैं। इस तरह से क्लास डील की जाती है, फंक्शन को ऐसे डील किया ब्रैकेट के जाता बाद है। लगाना सर डॉट काउंट। अच्छा, ब्रैकेट बाद यानी तो हम काउंट तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे। नहीं तो बदल में सेट हो जाएगा। सर आज तो का भूल गया। बहुत सिंपल से लॉजिक है। करना क्या है, सिंपली एक वेरिएबल ले लीजिए, जस्ट int काउंट इज इक्वल 0, ठीक है, और एक कंडीशन यहाँ लगा दीजिए आप आकर के इसके अंदर, इसे लूप के अंदर t का कैरेक्टर तो मिल ही रहा है यहाँ पे, आप लगा दें इफ t इज इक्वल सिंगल कोट में t। जस्ट अगर t से मैच कर रहा है, ठीक है, अगर t से मैच कर रहा है, इधर आकर आप क्या करेंगे, जस्ट काउंट प्लस प्लस एंड सो ऑन, बंद कर दीजिए आप इसे, ठीक है, एंड बाहर आकर के आप प्रिंट करा लीजिए जस्ट कंसोल डॉट राइट लाइन टोटल नंबर ऑफ पीस। मैं भी तो यही बोल रहा था, तो हमारी क्लास ही है। अगर आप देखेंगे इसमें फंक्शन है टोटल नंबर ऑफ टी इज इक्वल 4। अगर आप देखेंगे एक्चुअल में स्ट्रिंग में आपको 1 2 3 एंड 4 प्लेस पे एग्जिस्ट कर रहा है। वो सिंपल चीज है, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रत्येक टाइम का जो टी है वो एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आपको यहाँ पे मिल रहा है फिर कोई बात ही नहीं है, आपने टी से मैच करा लिया। अगर टी में टी इज इक्वल टी जस्ट वेरिएबल, और ये टी आपका कैरेक्टर हो गया ना। टी अगर मैच कर रहा है टी से, उस केस में काउंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जिस इंडेक्स पे टी मैच कर जाएगा उस वहाँ अपनी काउंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो फाइनली ये 4 टाइम मैच करेगा, काउंट की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 टाइम प्लस प्लस होकर के फाइनल आपको ये दे देगा नंबर ऑफ कितने टाइम होता है। लूप की तरह होगा। अरे लूप तो है ही, मतलब अगर एरे है तो एरे में लूप तो यूज होना ही होना है। बिना लूप के आप एरे में कन्वर्शन नहीं कर पाओगे। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन? ओके, थैंक यू। इसमें कोई कंफ्यूजन? इसी में तो कुछ ना कुछ ना। अगर आप बताइए, अगर इसमें से मुझे केवल ग्रेड को कैपिटल लेटर में करना हो कन्वर्ट, कैसे करेंगे? ग्रेड को इंडेक्स तो ये इंडेक्स पोजीशन से होगा। ऐसे कोड बताइए। एक नया स्ट्रिंग ले लेंगे, स्ट्रिंग कुछ भी ले लो, ABCD जो भी है इक्वल टू, फिर डालेंगे जो भी उसका नाम है एसपी डॉट जो भी उसका नाम है टू अपर के अपर, और इंडेक्स वैल्यू दे देंगे उसकी, मतलब इंडेक्स वैल्यू देंगे कितने कैरेक्टर हमें चाहिए उसे दे देंगे। ऐसे नहीं अपर में फैसिलिटी होती नहीं है। अपर में ये फैसिलिटी नहीं है कि आप किसी इंडेक्स से लेकर के कहीं तक की वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं। वो हमेशा पूरी स्ट्रिंग कन्वर्ट करता है। अच्छा
अगर आपको मैं दिखाऊं str_upper2 करूं अगर मैं, यहाँ पर देखिए ऐसा कोई यहाँ पर ओवरराइड इसका वर्जन नहीं है जो ये बताता हो कहाँ से आपको कहाँ तक कन्वर्ट करना है। तो पॉसिबल नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर को पहले आपको किसी तरीके से ये आपको ग्रेड निकालना पड़ेगा इसमें से, ठीक है, फिर उसे आप यहाँ से निकाल के फिर उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये ऐसे पहले एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेते अब उसमें आपकी लॉजिक लगेगी, आप चाहे जैसे करना चाहो, आप लोग घर से करके लाइए। एक वेरिएबल में खाली ग्रेड को लेके फिर इसको पूरा कैपिटल हो जाएगा। उस ग्रेड को बड़ा करना पड़ेगा। हाँ ग्रेड को कैपिटल करना है। चलिए इसके साथ ही हमारे पास एक फंक्शन और है, इसे हम बोलते हैं जस्ट स्ट्रिंग हमारी यही है, इस देता हूँ। मेरे पास एक फंक्शन है जस्ट स्प्लिट। यहाँ पर जस्ट जैसे ये होता है टू कैर एरे क्या करता है कि स्ट्रिंग को कैरेक्टर टाइप के एरे में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन मान लो आपको अपनी स्ट्रिंग को कैरेक्टर टाइप के एरे में न कन्वर्ट करके आप उसे किसी और बेस पे कन्वर्ट करना चाहते हो, या एरे में कन्वर्ट करना चाहते हो, जस्ट स्ट्रिंग एरे में कन्वर्ट करना चाहते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि पर्टिकुलर ये है ना, दिस अलग हो जाए, इज अलग हो जाए, द अलग हो जाए, मतलब पर्टिकुलर वर्ड जो है वो अलग अलग एरे के इंडेक्स में जाकर स्टोर हो जाए, ठीक है। जनरली जैसे आप जब आप फाइंड करते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह में, तो वहाँ पर एक ऑप्शन देखते हो जो होता है कि मैच होल वर्ड ओनली, अरे होता मैच। जब आप मैच होल वर्ड ओनली पे चेक कर देते हो तो केवल वर्ड वाइज मैचिंग करता है। जैसे वर्ड पे चलिए अगर हैं और यहाँ कुछ राइट कर दे हैं, मान लीजिए व्हाटएवर वर्ड हमने राइट किया यहाँ पे, ये अगर हमने किया कंट्रोल F, ठीक है, कंट्रोल F के टाइम ऑप्शन आया। अगर मैं मोर वाले सेक्शन पे जाता हूँ, यहाँ पर होता है एक ऑप्शन find all word from English, basically अब फाइंड करो। एक तो ये हो गया मैच केस, अच्छा सॉरी ये है यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में समझने का फाइंड होल वर्ड वाली ऑप्शन है ये। अगर आप देखिए इसको अनचेक करके रखते हैं तो अब अगर मैं आई फाइंड करता हूँ, बेसिकली जहाँ जहाँ आई है ये मुझे बता रहा है ना। आई अभी करंटली क्या है, वर्ड के अंदर है, किसी वर्ड को एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर फाइंड होल वर्ड ओनली अगर कर देता हूँ तो ये अब नहीं बताएगा, अब बोल रहा नहीं मिल रहा है क्योंकि ये वर्ड में नहीं मिल रहा है। मतलब आई स्पेशली कहीं कोई वर्ड नहीं है, आई अगर मिल रहा था तो किसी वर्ड के अंदर मिल रहा था। तो यहाँ पर जब हम इस पर चेक करते हैं तो इस केस में क्या करता है कि इस स्ट्रिंग को, इस पूरी स्ट्रिंग को स्ट्रिंग टाइप के एरे में कन्वर्ट करता है, ओके, एंड देन हर वर्ड को उसके मतलब हर इंडेक्स को मैच कराता है। और जब हम इस पर अनचेक कर देते हैं तो इस स्ट्रिंग को यह बैकएंड में कैरेक्टर टाइप के एरे में कन्वर्ट करता है और फिर कैरेक्टर वाइज सर्चिंग करता है, ठीक है। दोनों एल्गोरिथम यूज करता है बैकएंड में ये, बात समझ आ रही है। तो बेसिकली ये चीज है। अब ऐसी चीज को अगर हमें इंप्लीमेंट करना होता है अपने एप्लीकेशन में तो हम इस काम को कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम यहाँ करते हैं जस्ट st डॉट स्प्लिट, स्प्लिट पे हमें यहाँ पर देना पड़ता है सेपरेटर। सेपरेटर इन द सेंस किस बिहाफ पे आप उसे अलग अलग वर्ड में तोड़ना चाहते हैं। स्प्लिट का मतलब होता है जस्ट तोड़ना। तो यहाँ पर किस बिहाफ पे उसे तोड़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं इसके स्पेस के बिहाफ पे, जहाँ जहाँ इस स्ट्रिंग में स्पेस है वहाँ से स्ट्रिंग के हर वर्ड टूट करके अलग अलग एरे में जाकर के स्टोर हो जाए। ओके, सो लेट्स डू। कैरेक्टर टाइप का स्पेस होता है, कैरेक्टर स्पेस मैंने दिया और यहाँ पर लगा दिया। अब इसे हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग टाइप के एरे में स्टोर करेंगे क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का एरे रिटर्न करेगा हमें, ठीक है। तो लेट्स से स्ट्रिंग
ठीक है, एंड एस एस इज इक्वल वट एवर, ठीक है। तभी क्या होगा कि आपका ये जो एस टी है वो स्प्लिट होगा, जहाँ जहाँ स्पेस रहेगा वहाँ से स्प्लिट करेगा ये और इस एरे में स्टोर करा देगा। तो लेट्स ट्रैवर्स इन द एरे, फॉर लूप के थ्रू ट्रैवर्स करेंगे। फॉर ईच दोनों यूज कर सकते हैं, फॉर आई एन टी आई इज इक्वल 0, आई इज लेस देन वट एवर बट एस एस डॉट लेंथ एंड आई इज प्लस प्लस एंड लेट्स कंसोल डॉट राइट टाइम विथ इंडेक्स वैल्यू प्रिंट करा देंगे हम यहाँ पे। इंडेक्स पोजीशन जस्ट आपने पुट किया 0 एंड वैल्यू नथिंग बट कॉमा। तो यहाँ पर जो इंडेक्स पोजीशन हो गई आपकी, हो गई वो आई और वैल्यू हो गई क्या, एस एस ऑफ आई। ओके, एज यू कैन सी, लेट्स रन। अगर आप देखें यहाँ पर तो आपको मिल रही है जस्ट वैल्यू एक्चुअली मिली नहीं, वैल्यू आई नहीं, यस यस जस्ट वेट सेकंड ऑफ आई। एस टी स्प्लिट कितने टाइम चल रहा है ये, फाइव टाइम तो सही है, फिर ये वैल्यू को नहीं प्रिंट कर रहा है। जीरो, ओह सॉरी, वैल्यू हमने दिया जरूर है लेकिन यहाँ पर प्लेस होल्डर तो उसका दिया ही नहीं है। वन का प्लेस होल्डर तो देना ही पड़ेगा ना। आप देखें यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, इसे हटा करके मैं इधर दे देता हूँ। तो एज एक्सपेक्टेड ये रिजल्ट हमें देगा। पोजीशन 0 पे चला गया दिस, इंडेक्स पोजीशन 1 पे चला गया, हाँ इज 2 पर द वट एवर बट प्रत्येक वर्ड क्या हो गया इसमें अलग अलग हो गए और हर अलग अलग इंडेक्स पे जाकर के वो स्टोर हो गया है। ओके, सर इसमें पूरा वर्ड आ रहा है, हाँ तो ये वर्ड वाइज स्प्लिट कर रहा है ना, जहाँ जहाँ स्पेस है वहाँ थोड़ा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ यहाँ पर कैरेक्टर वाइज कॉमा दे देता हूँ। कैरेक्टर वाइज तो हमने किया ही है, मैंने 2 कॉमा दिए और मैं चाहता हूँ यहाँ पर स्पेस वाइज ना होकर के जहाँ जहाँ पर कॉमा है, जहाँ जहाँ पर कॉमा है वहाँ से स्प्लिट करें। तो आप देखेंगे ये पूरी स्ट्रिंग हमारी 3 पार्ट में डिवाइड होगी, मतलब 3 इंडेक्स बनेंगे इस एरे में। जस्ट लुक लाइक दैट, 0 पे दिस इज 1 एंड 2, ठीक है। तो जो भी आप सेपरेटर यहाँ पर लगाएंगे उस सेपरेटर के बेस पे क्या करेगा, आपकी स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करेगा और वो एरे होगा स्ट्रिंग टाइप का। ओके, स्ट्रिंग है आपकी, इस स्ट्रिंग में जो आप सेपरेटर लगाएंगे, सेपरेटर कॉमा हो सकता है, डॉट हो सकता है, स्पेस हो सकता है, कोई कैरेक्टर हो सकता है, उसे पता कैसे चलेगा कहाँ कहाँ उसे तोड़ना है, उसे बताना पड़ेगा ना कि किस बिहा पे आपको स्प्लिट कर। बिना अगर लगाएंगे नहीं आप यहाँ पे, जस्ट अगर आप यहाँ पे नहीं, अगर आप कोई सेपरेटर नहीं लगाते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट स्पेस को लोकेट करता है, बाय डिफॉल्ट स्पेस देखता है ये, ठीक है। अगर आप सेपरेटर लगाएंगे तो जो सेपरेटर लगाएंगे उस बेस पे स्प्लिट करेगा ये, बाय डिफॉल्ट वो स्पेस को देखता है कि स्पेस जहाँ जहाँ रहेगा, मतलब बैकएंड उसमें दिया गया है। वो नहीं है कि कैरेक्टर को स्प्लिट करना, मतलब कैरेक्टर को स्प्लिट करने के लिए अगर टू कैर एरे फंक्शन है ना, कैरेक्टर में अगर तोड़ना है तो टू कैर एरे तो है ही उसके लिए, ये स्ट्रिंग में तोड़ने के लिए हो गया। दोनों पॉसिबिलिटी आपने अचीव कर ली, कैरेक्टर टाइप में भी और स्ट्रिंग टाइप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप उसे। ओके,
ऐसे ही और भी फंक्शन है, ये तो लिमिटेड मैंने बताए, ऐसे बहुत सारे आप देखेंगे तो आपको दो चार और मिलेंगे। इफेक्ट टू द ट्रिम, ट्रिम एंड, ट्रिम स्टार्ट। ट्रिम का मतलब होता है आपकी स्ट्रिंग से लेफ्ट साइड से और राइट साइड से एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेसेस को रिमूव करना। एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेसेस को रिमूव करना। जिस ट्रिम फंक्शन जो होता है आपकी स्ट्रिंग से जो एक्स्ट्रा और ब्लैंक स्पेसेस होते हैं उन्हें रिमूव कर देता है। मतलब क्या इसका है? मतलब इसका ये है कि जैसे कभी कभी आप यूजर से इनपुट लेते हैं, यूजर उस टाइम में क्या करता है, गलती से वह स्पेस दबा देता है और आपको पता है कि यहाँ पर स्पेस भी एक कैरेक्टर है। अगर आप उस पर कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं, उसमें से मान लीजिए कुछ कैरेक्टर निकाल रहे हैं या कुछ चेक कर रहे हैं, मैच करा रहे हैं, तो वो स्पेस को भी काउंट करके काम करेगा, ठीक है। और उस केस में दिखता आपको, जब चूंकि स्पेस आपको दिखता नहीं है, स्ट्रिंग आपको लगेगा कुछ एंटर और हुआ है और आउटपुट आपका कुछ और आता है, ठीक है। तो उसके लिए आप करते क्या है, पहले आप उसमें जो यूजर वैल्यू दे रहा है उस वैल्यू को ट्रिम कर देते हैं, जिससे अगर उसने गलती से अगर स्पेस दे दिया है तो उस स्पेस को अपने आप को रिमूव कर देगा और उसके बाद उस पर अपना फंक्शन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जस्ट यूज कर सकते हैं आप ट्रिम। ट्रिम होता है ट्रिम एंड, ट्रिम स्टार्ट, ट्रिम। ट्रिम स्टार्ट लेफ्ट साइड से, ट्रिम एंड राइट साइड से, ट्रिम लेफ्ट एंड राइट बोथ, दोनों साइड से निकालेगा, ठीक है। 3 फंक्शन ट्रिम के लिए होते हैं। तो लेट्स से ट्रिम, ओके। अच्छा, ट्रिम को हम समझेंगे कैसे, जांचेंगे कैसे? जैसे मान लीजिए हमने एक लाइन में प्रिंट करा दिया कंसोल डॉट राइट लाइन, और ये हो गया मेरे st डॉट लेंथ, मैंने प्रिंट करा दिया यहाँ पर, ठीक है। एंड एक बार मैंने फिर से यहाँ पर किया कंसोल डॉट राइट लाइन, st डॉट ट्रिम, ठीक है, और ट्रिम डॉट जस्ट लेंथ करेंगे, ठीक है। मतलब एक तो हमने नॉर्मली उसकी लेंथ प्रिंट करा दी, एक ट्रिम करने के बाद लेंथ प्रिंट कराई है। अच्छा, अभी मैं अगर रन कराऊं हमें दोनों रिजल्ट सेम मिल रहा है 27 27। क्यों? क्योंकि अभी तो कोई स्पेस लगा ही नहीं इधर। हाँ, तो लेट्स से ऐड स्पेस, 2 स्पेस ऐड किया तो 2 कैरेक्टर ऐड हो गया। अब अगर अब रन कराएं हम, इधर 29 आ रहा है, इधर आ रहा है 27, ठीक है। क्योंकि पहले टाइम पे बिना स्पेस को रिमूव किए आपका ये 29 कैरेक्टर बन रहा है, इधर आपका 27 बन रहा है, क्योंकि 2 स्पेस उन्होंने रिमूव कर दिए। सेम कंडीशन में अगर हमारे पास राइट साइड इधर स्पेस लगा दे हम, इधर हो जाएगा 29 से 31 हो जाएगा ये, और ये 27 ही रहेगा क्योंकि वो भी एक्स्ट्रा स्पेस है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ट्रिम की बजाय ट्रिम स्टार्ट, ट्रिम एंड यूज करते हैं तो आपको समझ में आता है। जैसे हमने यूज किया जस्ट ट्रिम स्टार्ट, तो बेसिकली ये बोल रहा है केवल स्टार्टिंग पोजीशन से, मतलब उस केस में ये 29 हमें देगा, 31, ठीक है। 29 30 31 29। अगर आप ट्रिम एंड यूज करें जस्ट वही आपके राइट साइड से रिमूव करेगा, ठीक है। तो जस्ट आप इसे अपने नीड के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। ज़्यादातर हम ऐसे नहीं करते हैं, जब यूजर से कुछ इनपुट लेते हैं तो उसको अपने हिसाब से पहले ट्रिम कर लेते हैं, उसके बाद उस पर आगे प्रोसेस करते हैं। ये हो गया आपका स्ट्रिंग फंक्शन। डाउट इसमें? इसकी मैं फाइल दे दूंगा जिसमें आपके नोट्स रखे हुए हैं, उस नोट्स को अपलोड कीजिएगा, ठीक है। नोट्स लाइक नहीं जो इसमें नहीं। ऐसे ही और आप चलेंगे इधर तो मेल कर सकते हैं जी, और मेल क्या? हाँ, क्यों नहीं? मेल करता हूँ। ओके, तो लगभग के सारे फंक्शन हमने बता दिए। इसमें आप लोग फाइल दूंगा, उसमें से 2-4 होंगे छोटे छोटे, देख लीजिएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो फंक्शन होता है स्ट्रिंग में, उसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग बिल्डर। हमने बताया था हमारे पास स्ट्रिंग 2 तरह होती है, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बिल्डर में डिफरेंस मैंने बताया था क्या होता है, पिछली क्लास में हमने बात की थी इसके विषय में। क्या डिफरेंस होता है? स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बिल्डर में क्या डिफरेंस होता है?
मेथड वगैरह मेल का रन करता है कोई भी जो भी करके आ रहा है वो हमेशा परफेक्ट लिखे ना स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बिल्डर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अक्सर आपसे इसके बीच डिफरेंस पूछा जाता है कि डिफरेंस दोनों के बीच क्या होता है। बेसिकली स्ट्रिंग लिख लीजिए इस बारे में।
मल्टीपल टेबल है सर, स्ट्रिंग फंक्शन वाला मल्टीपल टेबल में ऐसे स्ट्रिंग फंक्शन वाला इम्यूटेबल इम्यूटेबल है, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल नेचर होता है। पर्टिकुलर बोलना पड़ेगा। नोट कर लिया।
चेंज हो गया। हो गया, चलिए ठीक है। दोनों भी डिफरेंस समझिए जल्दी से। पहली चीज तो है स्ट्रिंग फंक्शन जो होते हैं वो दूसरे नेम स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, बाकी जो स्ट्रिंग बिल्डर होते हैं वो दूसरे नेम स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। स्ट्रिंग बिल्डर जो स्ट्रिंग फंक्शन जो होते हैं इम्यूटेबल नेचर के होते हैं, जो ओरिजिनल स्ट्रिंग को मॉडिफाई नहीं करते हैं, उसको डुप्लीकेट पूरा करते हैं, जबकि स्ट्रिंग बिल्डर म्यूटेबल नेचर के होते हैं जो ओरिजिनल स्ट्रिंग को ही मॉडिफाई करते हैं। ठीक है। और स्ट्रिंग फंक्शन कैन बी डायरेक्टली कॉल, स्ट्रिंग फंक्शन को हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, जैसे कि हमने कहा str डॉट वट एवर फंक्शन नेम है। लेकिन स्ट्रिंग बिल्डर फंक्शन कॉल करने के लिए हमें सबसे पहले स्ट्रिंग बिल्डर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, देन हम उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। बिना उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट किए स्ट्रिंग बिल्डर फंक्शन को कॉल नहीं कर पाएंगे। ओके। स्ट्रिंग बिल्डर फंक्शन स्ट्रिंग फंक्शन में आता है इंडेक्स और स्टार्ट विद सब स्ट्रिंग जो आपने अभी देखा। और अगर स्ट्रिंग बिल्डर की बात करो तो इसमें कुछ लिमिटेड और बहुत थोड़े से हैं जो रिप्लेस, इंसर्ट, अपेंड, डिलीट ये सब आते हैं। ठीक है। तो जब हमें ओरिजिनल स्ट्रिंग पर मॉडिफिकेशन करने होते हैं तो हम स्ट्रिंग बिल्डर को चूज करते हैं। जब हमें डुप्लीकेट स्ट्रिंग पर वर्क करना पड़ता है या करना होता है तो हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग फंक्शन को चूज करते हैं। ठीक है। तो चलिए जल्दी से एक स्ट्रिंग बिल्डर का एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप इसे यूज करेंगे। तो लेट्स से मेरे पास स्ट्रिंग ये है, करंटली जो है मेरे पास ये, अगर मैं देखूँ कुछ तो है नहीं, सबलाइन कमेंटेड है, कोई बात नहीं है। तो इधर आते हैं, बहुत सिंपल सा काम करते हैं। पहले तो हमें स्ट्रिंग बिल्डर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जैसे स्ट्रिंग बिल्डर क्लास है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम ऑब्जेक्ट नेम, क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम इक्वल न्यू, फिर क्लास नेम और ब्रैकेट लगाएंगे। अब ब्रैकेट के अंदर अगर आप देखेंगे इसके 6 ओवरलोडेड वर्जन या 6 कंस्ट्रक्टर हैं इसके, कैपेसिटी, स्ट्रिंग वैल्यू, कैपेसिटी, मैक्स कैपेसिटी, बहुत सारे ऐसे वर्जन हैं। हम कोई भी यूज कर सकते हैं, बट अभी के लिए मैं कुछ नहीं यूज करूंगा, केवल एक ओवरलोड वर्जन यूज करूंगा एसबी, उसके अंदर मैं पास कर दूंगा एसबी नहीं एसटी के अंदर हम पास कर देंगे तो बेसिकली स्ट्रिंग इसके अंदर सप्लाई हो गई है। ठीक है। अब हम कोई फंक्शन डील करना चाहें, जैसे हमने कहा एसबी डॉट, यहाँ पर देखिए अपेंड आ रहा है, अपेंड फॉर्मेट वट एवर, क्लियर, कैपेसिटी, कॉपी टू, वट एवर बहुत सारे से आ रहे हैं, इंसर्ट, रिप्लेस ना। अब मैं अपेंड कॉल करता हूँ, जिसमें अपेंड कॉल करता हूँ, और अपेंड से हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली इसके 19 वर्जन है कुल। अपेंड फंक्शन को आप 19 तरीके से यूज कर सकते हैं। इतना डेप्थ है ये चीज, ये अगर आप सही तरीके से यूज करना चाहें तो बहुत कुछ उसमें मिलेगा। ठीक है। इस 19 वर्जन को अगर मैं एक दिन बताऊं तो एक दिन में एक क्लास में यही बताता रह जाऊंगा, इतनी लंबी चीज है ये। बट फॉर नाउ मैं बताता हूँ कि इसमें हम अगर कोई वैल्यू अपेंड करना चाहते हैं, जैसे ज्वाइंट करना चाहते हैं अपनी इस स्ट्रिंग से, हम यहाँ पर अपेंड कर सकते हैं। जैसे हमने अपेंड किया, मान लीजिए हेलो न्यू। बेसिकली होगा क्या कि पर्टिकुलर आपकी करंट स्ट्रिंग से, यानी कि जो आपके पास करंट स्ट्रिंग है आपका, वो एसबी क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। ये एसबी में क्या करेगा आपका, मतलब अगर हम देखें और यहाँ पर जस्ट कंसोल डॉट राइट लाइन करें, जस्ट एसबी डॉट कुछ स्ट्रिंग टाइप कास्ट कर देते हैं। अगर हम करें तो एसबी में हमें क्या मिलेगा, जस्ट दो चीज़ें मिलेंगी। एक तो हमें मिलेगा प्रीवियस हमारी स्ट्रिंग, और यहाँ पर हेलो न्यू वैल्यू क्या हुआ उसके साथ, वो अपेंड हो गई है। ठीक है। सेम तरीके से हम इंसर्ट, डिलीट, रिप्लेस, ये सारे फंक्शन इसमें हम यूज कर सकते हैं। और इसमें आपको कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होकर के मिलेगी। ये क्या करेगा, हमेशा आपकी करंट मतलब एसबी में ही सारा मॉडिफिकेशन होगा।
जो चेंजेस होगी इस ऑब्जेक्ट के अंदर होगी। ये ऑब्जेक्ट ये क्या रहेगा ना, न्यू करके जो लिखा हमने, हाँ, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका है और ये उसका हो गया एसवी हो गया उसका ऑब्जेक्ट नेम। एसबी नेम है वो। ऑब्जेक्ट नेम हो गया जिस नाम से आप उसे डील करेंगे, मतलब इस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाया आपने और ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया एसबी। जैसे वेरिएबल बनाते हैं वेरिएबल का नेम दे देते हैं, फिर वेरिएबल नेम के थ्रू डील करते हैं, वैसे आप एसबी के थ्रू डील करेंगे। सर स्ट्रिंग बिल्डर कौन सा होगा इसमें? स्ट्रिंग बिल्डर इज नथिंग बट जस्ट अ क्लास, एक क्लास है जो पहले से बना के रखी गई है, ठीक है। उसका ही हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। हाँ, और उस क्लास के अंदर बहुत सारे फंक्शन हैं, तो पहले उस फंक्शन को कॉल करना है तो हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। हमने उसका ऑब्जेक्ट बनाया एंड देन उसके बाद उसके फंक्शन को कॉल किया। बात समझ आ रही है? अगर हमें जैसे क्या होता है, हमारे पास जो फंक्शन होते हैं दो तरह के होते हैं, स्टैटिक होते हैं, नॉन स्टैटिक होते हैं। स्टैटिक नॉन स्टैटिक, स्टैटिक फंक्शन को हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं क्लास का रेफरेंस दे करके, लेकिन जो नॉन स्टैटिक होते हैं उन्हें कॉल करने के लिए हमें पर्टिकुलर क्लास को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ये जो फंक्शन स्ट्रिंग बिल्डर है ये नॉन स्टैटिक कंडीशन में है और इन्हें कॉल करने के लिए पहले हमें स्ट्रिंग बिल्डर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा एंड देन उसे हम कॉल कर सकते हैं। सर ये डायरेक्टली अब ये एसपी लिख के प्रिंट नहीं हो सकता भाई, टू स्ट्रिंग टू लिया सर आपने। एसबी नथिंग बट जस्ट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो जस्ट उसे टाइप कास्ट करना पड़ा, मुझे करने दिया मैंने, कोई नहीं। टू स्ट्रिंग इसलिए यूज होगा फिर ये टाइप कास्टिंग के लिए ऐसे हम काम करेंगे। ये नहीं कर सकते जैसे कि ऊपर आपने जो स्ट्रिंग दिया है, जैसे स्ट्रिंग बिल्डर डायरेक्ट लेके मतलब नेम दे के पूरा जैसे स्ट्रिंग लिख दिया, फिर ऐसे नहीं होगा? जैसे जैसे ऊपर स्ट्रिंग एसटी दिखा ना, हाँ, उस स्ट्रिंग को मैंने डिफाइन किया है, मान लीजिए तो यूजर्स आ जाएगी। वहीं पे हम ऐसे लिखते हैं स्ट्रिंग बिल्डर जैसे कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। स्ट्रिंग बिल्डर मतलब होगा स्ट्रिंग बिल्डर इक्वल आपने ये स्ट्रिंग डाल दिया आप, अच्छा ना, ऐसा नहीं पॉसिबल है। क्लास डायरेक्टली किसी वैल्यू को नहीं लेता ना, क्लास तो जस्ट लॉजिकल होता है, क्लास लॉजिकल होता है, क्लास में कोई डायरेक्टली वैल्यू नहीं जाती है। क्लास में जो वैल्यू स्टोर होती है वो किसी मेथड में होती है, किसी प्रॉपर्टी में होती है। सर ये स्ट्रिंग बिल्डर डेटा टाइप नहीं है, मतलब क्लास नहीं है। ये स्ट्रिंग बिल्डर कहाँ पर नेम स्पेस के अंदर है? स्ट्रिंग बिल्डर एक नेम स्पेस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, दैट्स अ सिस्टम डॉट टेक्स्ट नेम स्पेस। इस नेम स्पेस के अंदर ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और इसके अंदर की क्लास स्ट्रिंग बिल्डर है। इस क्लास को जो हमें यूज़ करना, मतलब इसके अंदर के फंक्शन को यूज़ करना हो, इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। कोई भी क्लास हो, जैसे मान लीजिए अगर मैं खुद एक क्लास बनाऊँ, जैसे मैं चलता हूँ इधर और एक क्लास बना लेता हूँ, मान लीजिए एक क्लास मैंने बनाई एम्प्लॉय नाम की, फॉर एग्जाम्पल employee.cs, एक हमने क्लास बना ली, ठीक है। इसमें अगर हमने कोई फंक्शन इंप्लीमेंट कर दिया, मान लीजिए पब्लिक वाइड, और इस फंक्शन को मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया, केवल console.writeLine दे दिया। कुछ भी दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये सिंपली मैं बोलूँ अब इस मुझे हेलो फंक्शन को या हेल्प फंक्शन को कॉल करना है, तो हम कैसे कॉल करेंगे? डायरेक्टली इसे कॉल नहीं कर सकते हैं आप। अगर डायरेक्टली कॉल करने का प्रयास करेंगे तो बेसिकली ये रिजल्ट आएगा, वो कॉल नहीं होगा। कॉल करना पड़ेगा आपको कहाँ से? अपने मेन मेथड से, जहाँ पर आपकी मेन मेथड होती है, यहाँ से कॉल करना पड़ेगा, हाँ। लेकिन अगर हम एम्प्लॉई क्लास जस्ट करें, एम्प्लॉई डॉट करें, तो यहाँ हमें फंक्शन में कॉल नहीं होगा। इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एम्प्लॉई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हमने कहा एम्प्लॉई ओबीजे इक्वल न्यू एम्प्लॉई, ये बन गया। अगर हम अगर ओबीजे डॉट करें तो हमें ये हेल्प फंक्शन एक्सेस होकर के मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब अगर नॉर्मल फंक्शन कोई है उसे हमें कॉल करने के लिए उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। वैसे ही हमने क्या किया, स्ट्रिंग बिल्डर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया एंड देन उसके फंक्शन को कॉल किया। ओके, तो एक क्लास पे क्लिक करना है, इस पे क्लास बनाई थी आपने। अभी से कॉल करेंगे तो वही लिखा है। हाँ, अगर आप रन करेंगे तो आपका फंक्शन कॉल होकर के आपको आउटपुट देगा, जैसे हेलो फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ यहाँ पर भी वही है, इधर भी हमने वही किया हुआ है। पर्टिकुलर क्लास बनाई, मतलब क्लास है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर ऑब्जेक्ट बनाकर उसके फंक्शन को हमने कॉल किया, ठीक है। लेकिन खास बात यह है, ये तो यूज़ करने का तरीका है, लेकिन खास बात यह है कि ये जो क्लास के फंक्शन होते हैं ये ओरिजिनल स्ट्रिंग पर मॉडिफिकेशन करते हैं, जिसे हम म्यूटेबल नेचर बोलते हैं। सर लेकिन मतलब एसबी के अंदर जो वैल्यू रहेगी वो एक्चुअल वैल्यू रिफ्लेक्ट होगी, उसका ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पहले तो मेन मेथड में खाली इस फंक्शन को वो
उसका नाम लिख के और वो ब्रैकेट लगा के कॉल करवा लेते तो दो स्ट्रिंग फंक्शन होते हैं, ये स्ट्रिंग बिल्डर फंक्शन है, दोनों में डिफरेंस है, यही मैं बताना चाहता हूँ उसको, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बिल्डर के डिफरेंसेस को। ठीक है। अच्छा, स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ कहाँ करेंगे? बहुत सिंपल सा एग्जांपल होता है, जैसे आप ईमेल भेजते हैं, अपनी साइट में ईमेल भेजते हैं, हाँ, तो ईमेल में अगर आप देखते हैं तो ईमेल में कई चीज़ें होती हैं, जैसे कहाँ से ईमेल जा रहा है, किसको टू है, उसका BCC होता है, CC होता है, सब्जेक्ट होता है, मैसेज बॉडी होती है, अटैचमेंट होता है, हाँ, ऐसी मल्टीपल चीज़ें होती हैं। और ये मल्टीपल चीज़ें जो होती है वेल फॉर्मेट में होती हैं। तो इसी मेल को अगर आप ओपन करके देखें, इसमें आपको एक अच्छा सा फॉर्मेट मिलता है, सब्जेक्ट अलग स्टाइल में रहेगा, टू अलग स्टाइल में रहेगा, सब अलग स्टाइल में रहता है। ठीक है। जब आप मेल भेजते हैं तो ये जो अलग अलग चीज़ें होती हैं, क्या आप अलग अलग भेजेंगे? अलग अलग नहीं जाता है, एक वेरिएबल में जाता है, एक साथ जाता है। तो आपको करना क्या होता है, इन चीज़ों को अलग अलग यूजर से ले लेते हैं और उसके बाद आप क्या करते हैं कि एक स्ट्रिंग बिल्डर क्लास को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसमें सबको क्या कर लेते हैं, अपेंड कर लेते हैं, उसमें एक साथ सबको अपेंड कर लेते हैं और फिर आपको मिल जाती है एक स्ट्रिंग, जो एक तरह से बिल्डर हो करके, जस्ट बिल्डर मतलब एक क्रिएट हो जाती है स्ट्रिंग और कंप्लीट स्ट्रिंग बन जाती है। इसमें आपके पास सब्जेक्ट, टू, CC, BCC, मैसेज बॉडी, अटैचमेंट सब कुछ आ जाता है, हाँ। और उसी को आप क्या करते हैं, मेल कर से सेंड करते हैं। तो जब एक जाएगा वो तो उसके साथ जितनी चीज़ें रहेंगी सब मेल पे फॉरवर्ड हो जाती हैं। ठीक है। तो ऐसी जगहों पर स्ट्रिंग बिल्डर का यूज़ हम करते हैं, जहाँ पर हमें ओरिजिनल स्ट्रिंग को बिल्ड करना हो, उसमें मॉडिफाई करना हो, वहाँ स्ट्रिंग बिल्डर लगाते हैं। जस्ट लुक लाइक दैट। जैसे ये मेल हो गया, तो अगर आप यहाँ देखें तो थोड़ा सा मेल है, अगर मैं ये दिखाऊं आपको, आप देखें यहाँ पर, जैसे यहाँ पर टाइटल नेम आ गया, ठीक है, फॉरवर्डेड मैसेज आ गया, कहाँ चला गया? फिलहाल के लिए मेल में अगर आप देखेंगे किसी मेल में तो उसका एक वेल फॉर्मेट होता है, तो वेल फॉर्मेट मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए आपको स्ट्रिंग बिल्डर क्लास का यूज़ करना पड़ता है। अदरवाइज आपकी जो स्ट्रिंग होगी ना वो डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि हर चीज़, हर पार्ट अलग, कंपोनेंट उसके अलग अलग होते हैं, कंपोनेंट अलग अलग हैं, तो उन्हें आपको एक मेल पे भेजना है तो आपको उसे एक में ज्वाइन करना पड़ता है सबको आप क्या करेंगे, अपेंड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे बहुत सारे, किसी मेल को देखेंगे तो इसमें देखिए इनका है, इसके बाद कंफर्मेशन हो गया, इधर का इनका टू मी आ गया, ये इनका मैसेज बॉडी हो गई, ठीक है। अब इनका कुछ फॉर्मेट होता है अपना, मतलब पूरा जो इनका ओवरऑल फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को मैनेज करने के लिए, बनाने के लिए स्ट्रिंग बिल्डर का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसी फॉर्मेट से हम इसे बिल्ड करते हैं, बनाते हैं। तो इन सब के अलग अलग फंक्शन बनते होंगे ना, फिर मैं मतलब स्ट्रिंग बिल्डर में एक साथ बना भाई मल्टीपल चीज़ें हैं, मल्टीपल चीज़ों को हमने पहले मैनेज के लिए बना लिया अच्छे से, एंड देन सबको क्या किया, एक स्ट्रिंग बिल्डर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें आपने उस ऑब्जेक्ट में सबको ज्वाइन कर लिया, अपेंड कर लिया, तो सब मिलकर के एक मेल बन गया, कंप्लीट मैसेज आपका बन तो गया। ये कॉमन लगा आगे ज्वाइन कर देंगे सबको, जैसे कि SV.append, जस्ट अपेंड, इस मेथड के थ्रू। अपेंड तो कर दिया, अपेंड के अंदर बॉक्स उसमें भी तो लिखना होगा ना, ब्रैकेट्स के अंदर भी तो लिखेंगे किसको अपेंड करना है, किसको करना है, तो कॉमन लगा के बताएंगे। जस्ट अब अलग अलग, जैसे मान लीजिए एक हो गया सब्जेक्ट हो गया, एक मेल बॉडी हो गया, एक अटैचमेंट हो गया, एक CC हो गया, तो अब क्या किए, सबको अलग अलग वेरिएबल स्टोर कर लिए, तो फिर सारे वेरिएबल क्या किए आपने, SV.append करके यहाँ पर वेरिएबल वो सप्लाई कर दिए सबके। कॉमा लगा के नहीं, एक टाइम केवल एक वेरिएबल सप्लाई करेंगे आप, जितनी करने होगा उतनी बार अपेंड करना पड़ेगा आपको। अच्छा, उसी के नीचे दोबारा अपेंड, दोबारा अपेंड बिल्कुल करके जितने होंगे सबको अपेंड कर लेंगे और वो सब एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर, SV के अंदर आ जाएगा। ठीक है। फिलहाल के लिए जब हम इसको वेब वगैरह में मेल वगैरह करना सीखेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कैसे हम इसको यूज़ करेंगे इसे। बट ठीक है, आज के लिए बस इतना रखेंगे। स्ट्रिंग क्लास या स्ट्रिंग फंक्शन आपके कंप्लीट हो गए हैं।